अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YIT का ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। पेशे से मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ SSC CGL के थ्रू, और इन क्लासेस के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कोई भी हिंदी मीडियम का लड़का या लड़की सरकारी स्कूल से पढ़ करके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश को अच्छे से टैकल कर सकता है। इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होगा। शुरू करना है। कोऑपरेटिव स्पिरिट नाम के इस आर्टिकल को बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक आर्टिकल है ना, और पढ़ेंगे अपने खास अंदाज में। अंदाज ऐसा खास है कि हर सेंटेंस को आप पढ़ने के बाद उसकी ग्रामर को, वोकैब को, स्ट्रक्चर को अलग से लेकर के अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। पहले सीखो, वर्कशॉप की तरह लो इसको, पहले सीखो और फिर बाद में क्विज़ पे सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करो ताकि आपको पता लगे आपने कितना सीखा। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। चलिए आइए इंग्लिश को आसान तरीके से सीखते हैं। कह रहा है कोऑपरेटिव स्पिरिट। देखिए, स्पिरिट का मतलब होता है भावना या आत्मा, इंटेंशन, और कोऑपरेटिव मतलब जिसमें कोऑपरेशन हो, जिसमें सहयोग हो। कह रहे हमें सहयोग भरी इंटेंशन की, सहयोग भरे इरादों की ज़रूरत है। कोऑपरेटिव स्पिरिट हमें चाहिए। अच्छा, किसकी बात हो रही है, कहाँ ज़रूरत? कह रहा है ऑन द न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। बात कर रहा है भारत सरकार की एक नई मिनिस्ट्री की। यूनियन वर्ड आपको जहाँ भी मिले ऐसे आर्टिकल्स में समझ जाएं, केंद्र सरकार की बात हो रही है। तो कह रहे केंद्र सरकार के एक नए मंत्रालय की, जो मंत्रालय है जिसका नाम है सहकार मंत्रालय या कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। तो कह रहे सहकार मंत्रालय को चलाना है तो बड़े कोऑपरेशन से चलाना होगा। नहीं कोऑपरेशन दोगे तो ये मंत्रालय जो है बिना बात का मंत्रालय है, ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा नहीं। चलिए टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ना। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे बहुत ही कम चैनल्स पे आपको अवेलेबल मिलेगा। साथ ही अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है SSC बैंक का और आप चाहते हैं कि इंग्लिश सेक्शन के ये टॉपिक्स कैसे अप्रोच करने हैं, आप सीखना चाहते हैं स्किल को, तो यूट्यूब पे 2 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। होम पेज पे ही पेड प्लेलिस्ट हैं। इसमें 100 आवर्स का कंटेंट मिलेगा आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। आप इनको देख सकते हैं एज अ मेंबर। 3 मेंबरशिप प्लान्स हैं। ज्वाइन बटन पे प्रेस करो और इस वीडियो को प्ले करना। यहाँ आपको समझाया हुआ है कौन सी मेंबरशिप में आपको क्या मिलता है। कह रहे द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक टू बी अ कैटलिस्ट एंड नोट द कमांड सेंटर ऑफ द सेक्टर। कह रहा नया जो मंत्रालय है ना, जो मिनिस्ट्री है, इसको सीक करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये टू बी, ये होए, ये बने, और क्या, एक कैटलिस्ट, एक मोटिवेटर। तो पूरे सेक्टर के लिए एक स्टिमुलेंट बने, मोटिवेटर बने, एनकरेजमेंट को बढ़ावा देने वाला बने, और ना कि क्या बने, एक कमांड सेंटर इस सेक्टर के लिए, कमांड देने वाला, ऑर्डर देने वाला एक सेक्टर। तो ऐसा काम नहीं करना है, मोटिवेशन देने का काम करना है इस नए मंत्रालय को। यही हमारे इस टाइटल पैराग्राफ का कहना है। सब्जेक्ट आपका मिनिस्ट्री, वर्ब है शुड सीक। सब्जेक्ट ब्लू कलर में, वर्ब पिंक कलर में। हर सेंटेंस की आपको इसी तरीके से मिलेगी पूरे आर्टिकल में। जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब आप जो पकड़ लेते हो, सेंटेंस अपने आप आपको अपना मीनिंग बता देगा। तो इस एक्सरसाइज को जरूर से आपको करना है। कलर्स को फॉलो करें। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो मोटिवेट करे, स्टिमुलेट करे, आपको बढ़ावा दे, प्रमोट करे, है ना, एनकरेज करे। आज के सारे वोकेबलरी वर्ड्स जो एडवांस्ड वाले हैं उनको हम अलग से ले लेते हैं। पहले ही 4 मिनट 5 मिनट लगा के मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वीडियो के लास्ट में जब आप पढ़ो ना, तो वीडियो के साथ साथ आपको वर्ड्स ऑलरेडी पता हो। ये शीट है हमारी वोकेबलरी वर्ड्स की। पिछले सारे वर्ड्स आपको शीट में मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, इसका लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्ड्स हैं आज रिपीट होंगे। जैसे एक वर्ड था लार्सनी, 4-5 दिन हमने पहले किया था। लार्सनी का मतलब होता है चोरी। आज इसी का सिनोनिम आपको मिलेगा प्लंडरिंग, है ना। तो लार्सनिंग और प्लंडरिंग एक ही वर्ड है, चोरी के लिए यूज़ होता है। आज आप इस आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ब देखी थी हमने, पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना फाइनेंशियली, या किसी का रेगुलर क्लाइंट बनना, या किसी को सपोर्ट करना इन जनरल भी, है ना। तो पैट्रोनाइज वर्ड आज आप फिर से देखने वाले हैं इस आर्टिकल में। पुराना वर्ड आप फिर से इसको जरूर से रिवाइज करें। नया वर्ड है आज का कंसंट्रेट। कंसंट्रेट को वर्ब फॉर्म में देखना है। देखिए, फोकस करने को बोलते हैं कंसंट्रेट करना। आपको टीचर बोलता है ना, कंसंट्रेट करो भाई इस कॉन्सेप्ट पे, कंसंट्रेट करो क्लास के ऊपर, कंसंट्रेट करो। तो फोकस करने को हम कंसंट्रेट करना बोलते हैं। लेकिन इसका एक और मीनिंग भी है कंसंट्रेट करने का, किसी चीज़ को गैदर करना, यूनाइट करना, समझ लो, इकट्ठा करना, उसको भी कंसंट्रेट करना बोलते हैं। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ दोनों ही मीनिंग्स। द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंसंट्रेट। जो ट्रैफिक का नॉइस था उसने बड़ा मुश्किल बना दिया मेरे लिए फोकस करना। यहाँ पे फोकस करने की बात हो रही है, पहला वाला मीनिंग। एंड द कंपनी इज प्लानिंग टू कंसंट्रेट इट्स सेवरल ब्रांचेस इनटू वन सब्सिडरी ऑफिस। कंपनी प्लान कर रही है कि कंसंट्रेट करे, इकट्ठा करे, यूनाइट करे इसके बहुत सारी ब्रांचेस को, शाखाओं को
एक ही सब्सिडरी ऑफिस में, एक ही छोटे से ऑफिस में, तो कई शाखाओं को एक जगह लाएगी, कंसंट्रेट करेगी, गैदर करेगी, यूनाइट करेगी। तो ये दूसरा वाला मीनिंग कंसंट्रेट का जरूर ध्यान रखें। इसके सिनोनिम होते हैं कंसोलिडेट, कंबाइन, एक्यूमुलेट, सेंट्रलाइज, चारों ही कंसंट्रेट को बताते हैं। अगला वर्ड है हमारा फैशन। देखिए फैशन एक वर्ब भी है, फैशन एक नाउन भी है। पहले मैं आपको वर्ब फॉर्म बता देता हूँ, नाउन फॉर्म बता देता हूँ। नाउन में फैशन आप जानते हैं लेटेस्ट स्टाइल, जो भी आजकल चल रहा है वो फैशन है। और एक और मीनिंग होता है नाउन फॉर्म में आपका एटीट्यूड या मैनर, किसी काम को या किसी चीज़ को लेकर के तरीका। यूज़ करके दिखा देता हूँ। फैशन चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, जो फैशन है, डिज़ाइन जो है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, बहुत जो है बार बार चेंज होते हैं, है ना। अब दूसरा वाला देखो, द क्वेश्चन पेपर वॉज प्रिपेयर्ड इन सच अ फैशन दैट नन कुड स्कोर मोर देन 70% मार्क्स। क्वेश्चन पेपर को बनाया गया था इस फैशन में। अब यहाँ पे वो वाले फैशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है मैनर की। क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन किया गया था उस मैनर में, उस तरीके में कि कोई भी 70% से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाया। समझ गए ना। तो फैशन के दोनों ही मीनिंग है। जो आप कपड़े पहनते हो, आपका हेयर स्टाइल है, वो भी फैशन है, और किसी काम को करने का तरीका भी फैशन कहलाता है। अब देखो फैशन की एक वर्ब फॉर्म भी है। फैशन को वर्ब फॉर्म में कहते हैं किसी चीज़ को आकार देना, हिंदी बोलते हैं मूर्त रूप देना, है ना, किसी चीज़ को शेप देना। जैसे द राइट टू लाइफ एंड प्रिवेसी गिव्स अस राइट टू फैशन और लाइफ्स इन द वे वी फाइंड सूटेबल। जो राइट टू लाइफ है, जीवन जीने और प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार है, वो हमें राइट देता है, अधिकार देता है फैशन करने का, फॉर्म करने का, शेप देने का हमारी ज़िंदगियों को उस तरीके से जिससे हमें सूटेबल लगे। समझ गए ना। तो फैशन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को आकार देना, शेप देना या फॉर्म देना वर्ब फॉर्म में। तो डिज़ाइन बोल दो, कार्व बोल दो, इरेक्ट बोल दो, मैन्युफैक्चर बोल दो, प्रोड्यूस बोल दो, सब के सब वर्ब फॉर्म में फैशन वर्ब के सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड है इसका फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल हर वो चीज़ है जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव हो, इतनी ज़्यादा मजबूत हो कि आपको उससे डर लगने लगे। आपको लगे यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो बड़ी डरावनी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। आप उससे इंप्रेस हो जाओ क्योंकि वो डिफ़िकल्ट या स्ट्रॉन्ग या फियर हमें डराने वाली है। अब मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको फॉर्मिडेबल वर्ड को। 3 people lost their lives while accomplishing the formidable task of scaling this mountain। 3 लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ खो दी स्केल करते हुए इस फॉर्मिडेबल टास्क को, पूरा करते हुए इस डराने वाले काम को, जो है स्केल करने का, माउंटेन को चढ़ने का इस पर्वत पे। तो ये टास्क बड़ा ही फॉर्मिडेबल था, बड़ा ही डिफ़िकल्ट था, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था, इंप्रेसिव था। समझ गए ना। ऐसी चीज़ कहलाती है फॉर्मिडेबल, जिसको देख के आपको डर लगे। डॉन्टिंग बोल दो, इंटिमिडेटिंग बोल दो, ड्रेडफुल बोल दो, फॉर्मिडेबल के सिनोनिम है। अब ये 4-5 वर्ड जो आपने देखे हैं ना, इससे आर्टिकल आपका स्मूथ बन जाएगा। आ जाओ फटाफट से आर्टिकल पे एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। उससे पहले ऐड करूँगा एक छोटी सी चीज़। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देखो समरी सीधी सी है। सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकार मंत्रालय बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका काम है सहकारी कंपनियों की देखरेख करना, उनकी भलाई के लिए काम करना। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है सहकारी कंपनियों की भलाई के लिए काम किया तो ठीक, लेकिन अगर इस मंत्रालय की आड़ में सरकार ने पॉलिटिकल बेनिफिट्स उठाने की कोशिश की, ये बताएगा आगे, अगर राजनीतिक फ़ायदों को उठाने की कोशिश की तो इस मंत्रालय को बनाना बेकार है। तो बस यही कह रहा है, सरकार को एडवाइस कर रहा है, आप इसको यही बनाना जिसके लिए आपने बनाया है, वही काम करवाना, इसको बूस्ट करवाना पूरे सेक्टर को, ना कि इसको कमांड सेंटर बना करके राजनीतिक फ़ायदों को उठाने का काम करें। आज की टोन है एडवाइसिंग, सरकार को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, सजेस्टिंग भी बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इसी के ऊपर बेस्ड है। देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रोज़ मैं आपको देता हूँ, 3 सेंटेंस में उसका आंसर करना होता है। कमेंट सेक्शन में लिखा करो, राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। आज का आपका क्वेश्चन ये है, सरकार के द्वारा एक नए सहकार मंत्रालय को बनाना कितना सही और कितना गलत है। अपनी थॉट्स को 3 सेंटेंसेस में लिखना है, इन दोनों फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए। पहला फैक्ट है, सहकार जो सेक्टर है इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इंडिया में, बहुत ही बेनिफिशियल है भारत के लिए, चाहे आप अमूल को देख लो, इफ़को को देख लो, चाहे आप कोऑपरेटिव बैंक्स को देख लो। और दूसरा काम क्या, सहकारी कंपनियां भारत की सबसे ज़्यादा करप्ट कंपनियां भी हैं,
यहाँ पे इनएफिशिएंसी बहुत भरी हुई है, नकारापन भरा हुआ है, लॉस मेकिंग काम भी ये सेक्टर जो है करता है। तो दोनों ही हिस्सों पे नज़र मार के, पहलुओं पर नज़र मार के आपको बताना है क्या ये मिनिस्ट्री बनाई गई ठीक है या गलत है, और इसके क्या क्या काम होने चाहिए इस मिनिस्ट्री के सही तरीके से। 3 सेंटेंस में लिखें। फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर आपको मिलेगा, मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ। 3 सेंटेंस लिखो, महीने में 100 सेंटेंस हो जाते हैं, राइटिंग स्किल्स अच्छी बनती हैं। चलिए शुरू कर लें। कह रहा अलॉन्ग साइड द स्टेट एंड द मार्केट cooperatives play a vital role in the country's development but are seldom the focus of policy planning। कह रहा साइड बाय साइड, अलॉन्ग मतलब साथ में, साइड मतलब बाजू में। जब कोई चीज़ आपके साथ साथ आपकी बाजू बाजू में चलती है ना, उसको बोलते हैं अलॉन्ग साइड। कह रहा है आजू में या बाजू में या अलॉन्ग साइड स्टेट और मार्केट के, सरकार और बाजार के। कह रहा है जो कोऑपरेटिव्स है ना, जो ये सहकारी कंपनियां हैं, ये प्ले करती हैं, निभाती हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को, वाइटल रोल को भारत के कंट्री के डेवलपमेंट में, विकास में। कह रहा है लेकिन ये सेल्डम ही, ये ना के बराबर ही फोकस होती हैं किसका भाई, पॉलिसी की प्लानिंग का, भारत की जो है पॉलिसी मेकर्स का। तो ये बहुत बड़ा काम करती हैं कोऑपरेटिव सेक्टर की कंपनियां, लेकिन इनको कोई भी प्लानिंग के वक्त तवज्जो मिलती नहीं है भारत देश में। सब्जेक्ट है आपका कोऑपरेटिव्स, वो भाई हैं 2, पहली है प्ले, दूसरी है आर। अलॉन्ग साइड मैंने आपको बता दिया, साइड बाय साइड, साथ ही साथ। सेल्डम नाम के वर्ड को देखें। देखो सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर या कभी नहीं, है ना। ऑलवेज नेवर जो है ना, नेवर के बिल्कुल आसपास होता है सेल्डम। सेल्डम के सभी सिनोनिम्स हैं, रेयरली, बेरली, स्केल्सी, स्केर्सली और सेल्डम, ये चारों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जब कोई काम ना के बराबर होता है ना, तब उस काम की फ्रीक्वेंसी के लिए हम इन चारों वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे मैं ना के बराबर ही समोसा खाता हूँ, आई सेल्डम ईट अ समोसा, समझ गए ना। तो ये ना के बराबर की बात करते हैं। अब इन सारे वर्ड्स की खासियत है रेयरली, बेरली, स्कैर्सली, सेल्डम, और इनके जैसे 2 और हैं ऑलवेज और नेवर। इनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसी काम के होने की आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को ही बताते हैं, है ना। मैं कभी नहीं समोसा खाता हूँ, मैं जो है बहुत ही स्केर्सली समोसा खाता हूँ, मैं रोज़ समोसा खाता हूँ, ऑलवेज समोसा खाता हूँ, है ना। तो इन वर्ड्स की खासियत क्या है, ये 6 जो एडवर्ब्स हैं, इनके जो है ना पोजीशन होती है फिक्स। इन 3 सेंटेंसेस के जरिए समझेंगे। कह रहे मार्केट्स क्रैश ऑलवेज आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स। मार्केट जो है क्रैश करती हैं हमेशा नेचुरल डिजास्टर्स के बाद। कोई भी तूफान, कोई भी चक्रवात, कोई भी महामारी आती है, बाजार जो है क्रैश कर जाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। कैसे? ये सारी के सारी एडवर्ब्स हमेशा मेन वर्ब से पहले रखी जाती हैं। अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब आपकी क्रैश, मार्केट्स आपका सब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो मैं ऑलवेज, जो कि इन्हीं का एक पार्ट है, इसको यहाँ से उठाऊँगा और क्या करूँगा, क्रैश के पहले रख दूँगा। एडवर्ब चैप्टर में करवा चुका हूँ ये डिटेल में, वही आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको ऑलरेडी किया हुआ होना चाहिए कॉन्सेप्ट, है ना। अगला सेंटेंस देखो, द न्यूज़ हैज़ बीन नेवर रिपोर्टेड इन वेस्टर्न मीडिया। ये जो न्यूज़ है कभी भी रिपोर्ट नहीं की गई है वेस्टर्न मीडिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के टीवी चैनल्स में। अगेन नेवर को हमने रखा है मेन वर्ब से पहले। सर आप बोल रहे हो मेन वर्ब से पहले इनको रखना होता है, तो मैंने रख दिया। फिर ये सेंटेंस गलत क्यों है? देखो सेकंड सेंटेंस इसलिए गलत है, मेन वर्ब से तो पहले रखेंगे, लेकिन पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। पहली हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैज़, इसके बाद में रखें आप नेवर को। है तो ये मेन वर्ब से पहले ना, लेकिन पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ना कि दूसरी हेल्प या तीसरी हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमेशा इसकी पोजीशन इसी तरीके से होती है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अब तीसरा देख लो, हर हैंड राइटिंग बेरली इज़ लेजिबल। उसकी जो लिखावट है ना के बराबर ही लेजिबल है। लेजिबल मतलब पढ़ने लायक, है ना। एक वन वर्ड होता है, ऐसी चीज़ जिसको आप पढ़ सकें, समझ सकें, वो कहलाती है लेजिबल। तो उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं है, समझ में नहीं आती है। ध्यान देना, मेन वर्ब से पहले इन वर्ड्स को रखा जाता है, मेन वर्ब से पहले इन वर्ड्स को रखा जाता है, लेकिन जब जब लिंक वर्ब आ जाए, बी फैमिली की वर्ब आ जाए, उसके बाद में इनकी पोजीशन होती है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, जहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट को किया हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये वाली होती हैं, जनरल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनको आप हमेशा बिन से पहले रखें, लिंक वर्ब के बाद में रखें, और वैसे इनकी पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली। समझ गए? चलिए आज के क्विज में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द क्रिएशन ऑफ अ न्यू यूनियन मिनिस्ट्री टू ओवरसी द कोऑपरेटिव सेक्टर विल रिडीम इट फ्रॉम नेग्लिजेंस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। कह रहे बनाने का जो काम है ना, क्रिएट करने का काम है एक नए केंद्रीय मंत्रालय को, यूनियन मिनिस्ट्री को। अच्छा किस काम के लिए भाई? ओवरसी करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। और किसको? कोऑपरेटिव सेक्टर को, सहकार के पूरे जो है क्षेत्र को, सेक्टर को। कह रहे ये जो क्रिएशन का काम है ये रिडीम करेगा, ये बचाएगा, ये छुड़ाएगा इसको नेग्लिजेंस से, जो है
नेग्लिजेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हो ना, इग्नोर करने की जो आपकी जो है क्वालिटी कहलाती है नेग्लिजेंस। तो इसको अपेक्षा से नेग्लिजेंस से बचाने का काम करेगा, रिडीम करवाने का काम करेगा डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, सरकार के हिसाब से। तो सरकार बोलती है अभी तक हम नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं सेक्टर को, अब इस सेक्टर के एक जो है मिनिस्ट्री बन जाने के बाद इस पर हम खास ध्यान दे पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्रिएशन की वर्ब है विल रिडीम, ओवरसी का मतलब होता है सुपरवाइज करना। अब इस वर्ड को देख लेते हैं रिडीम को। आप इसको डिक्शनरी में देखोगे इसके 7 मीनिंग आपको मिलेंगे। आज मैंने 3 लिख दिए हैं, 2 ये सेकंड नंबर वाला जो मीनिंग है ना इसको यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। कभी इसके डिटेल में मीनिंग करवाऊंगा, आज एक ही मीनिंग देख लो। रिडीम का मतलब होता है किसी चीज़ को आज़ाद करवाना। जैसे आपके पास एक घड़ी थी, आपको पैसे चाहिए थे, घड़ी को आपको बेचना नहीं है, लेकिन पैसे जो है आप किसी के पास घड़ी रख के उससे ले आए, दुकानदार के पास घड़ी रखी और अपने जो है पैसे ला करके अपना काम कर लिया। 1 महीने बाद आपको लगा कि अब मुझे मेरी घड़ी वापस चाहिए, पैसे मेरे पास आ गए हैं, आप दुकानदार के पास गए, उसको ब्याज के साथ पैसे वापस किए और अपनी घड़ी को रिडीम किया आपने। तो किसी चीज़ को बाय बैक करना, लिबरेट कराना, आज़ाद करवाना कहलाता है रिडीम करवाना, है ना। सरकार भी यही कहती है कि नज़रअंदाजी से आज़ाद करवाएंगे, ये सेक्टर बड़ा ही नज़रअंदाजी का, नेग्लिजेंस का शिकार है, रिडीम करवाएंगे इसको, समझ गए। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मेरे घर के दोनों तरफ चल रहा है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, तो इधर बंद होता है तो उधर शुरू हो जाता है ना। थोड़ा सा आप जो आज एडजस्ट करो, कल वैसे भी मुझे बाहर जाना है, वहाँ पे आपको शोर नहीं मिलेगा। चलिए, करेक्ट क्रिटिक्स फेयर दैट दिस मिनिस्ट्री इज़ पर्पज टू कंसंट्रेट इवन मोर पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर। कह रहे जो आलोचक है उनको डर है, ये मिनिस्ट्री का पर्पस है, इस पर्पस पैसिव वॉइस में इस मिनिस्ट्री का पर्पस रखा गया है कि ये कंसंट्रेट करेगा, ये इकट्ठा करेगा और भी ज़्यादा पावर्स को हाथ में केंद्र सरकार के, सेंटर के। तो इस मंत्रालय के आलोचकों का यही कहना है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर की पावर्स को अपने हाथ में रखना चाहती है। क्रिटिक्स की वर्ब है फियर, मिनिस्ट्री की वर्ब है इज़ पर्पस्ड। पर्पस एक वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पर्पस बनाना, किसी चीज़ का लक्ष्य रखना। इस पर्पस का मतलब है इज़ एम्ड एट, है ना, ऐसा भी आप बोल सकते हो। कंसंट्रेट मैंने आपको बता दिया, इकट्ठा करना, चीज़ों को कंसोलिडेट करना, एक्यूमुलेट करना, एक ही जगह पे यूनिफाई करना, है ना। करेक्ट, कोऑपरेटिव्स आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट एंड मार्केटिंग बट नॉट लिमिटेड टू दोज। करेक्ट, ये सहकारी कंपनियां जो हैं डोमिनेंट हैं, प्रभावशाली हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं इन सभी सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में, क्रेडिट में और मार्केटिंग में। कह रहे लेकिन इन्हीं तक लिमिटेड नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है, इनके बाहर भी छोटा मोटा काम तो सरकारी सेक्टर की कंपनियां करती हैं। अब बताएगा कैसे। कह रहा सम आर बिग, इफ्को हैज़ अराउंड अ थर्ड ऑफ द मार्केट शेयर इन फर्टिलाइजर्स। कह रहा कुछ एक तो बहुत बड़ी हैं, जैसे कि इफ्को नाम की संस्था है, कोऑपरेटिव कंपनी है, इसका लगभग 1/3 मार्केट शेयर है फर्टिलाइजर्स में, रासायनिक जो उर्वरक हैं, खाद हैं, उनकी जो बाजार के अंदर। तो इफ्को जो है इतनी बड़ी कंपनी है, बताना चाह रहा है। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, सम की वर्ब है आर, इफ्को की वर्ब है हैज़। इस कॉन्सेप्ट को मैंने कई बार करवाया आपको, फटाफट देख लेते हैं कितने लोगों को याद है। अ थर्ड्स, 3/5, 4/4 है ना, 5/4 ऐसा मैंने लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट ये कहता है आपको जब भी आपको ऐसे रेशो मिल जाएं, जब भी आपको ऐसे प्रोपोर्शन मिल जाएं, उस प्रोपोर्शन के लास्ट में आपको एस लगाना है, एस लगाना है। अगर शुरू में ए ना आ रहा हो, अगर शुरू में ए या 1 ना आ रहा हो, अगर शुरू में 1 आ रहा है तो लास्ट में एस नहीं आएगा, 1/3 के आगे एस नहीं आएगा, 1/5 के आगे नहीं आएगा, 1/7 के नहीं आएगा, है ना। लेकिन 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, शुरू में 1 की जगह कुछ और आ गया, तो कोई भी रेशो हो लास्ट में उसके इस एस को आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अ थर्ड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 2/3 लिखना होता तो पीछे थर्ड के एस भी लगाना पड़ता। दूसरी चीज़, इनकी वर्ब कैसी होगी। देखो इनकी वर्ब जो है इनके हिसाब से होती नहीं है। 1/3 की वर्ब जो है 1/3 के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि ऑफ के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से होगी। ध्यान से समझो, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ या आर एब्सेंट, 1/3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। स्टूडेंट से काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। 1/3 की वर्ब का स्टूडेंट से कनेक्शन है, ना कि 1/3 से, समझ गए ना। तो वर्ब आई है इसके हिसाब से। अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो सिंगुलर वर्ब भी आ सकती थी। अब देखो इसको देखो, 3/5 ऑफ द मिल्क वॉज या वर स्पिल्ड, 3/4 या 3/5 जो हिस्सा है मिल्क का वो बहा दिया गया था, स्पिल कर दिया गया था। अब देखो यहाँ पे मिल्क एक कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, इसकी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा वॉज। तो इस रेशो को देख करके कभी भी वर्ब मत देखना, वर्ब आएगी ऑफ के बाद रखे हुए नाउन के हिसाब से। वैसे ही 4/5 ऑफ द कार्स इज़ या आर पार्क्ड आउटसाइड, लगभग 4/5 जो हैं कारें
बाहर पार्कड हैं, कारें बहुत सारी हैं तो इसलिए आर लगाना, इसको मत लगाना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आज के क्विज में यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन मिल्क, कॉटन, हैंडलूम्स, हाउसिंग, एडिबल ऑयल्स, शुगर एंड फिशरीज दे आर फॉर्मिडेबल। कह रहा अगर इन सब की बात करो, इन सब की बात करो तो ये सारे के सारे कोऑपरेटिव्स डराने वाले हैं, फॉर्मिडेबल हैं, बहुत ही एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग हैं। बताया था ना फॉर्मिडेबल वर्ड, ऐसी चीज़ जो यार इतनी बड़ी हो, इतनी स्ट्रॉन्ग हो, इतनी डिफिकल्ट हो कि आपको देख करके उसे डर लगे, खतरनाक लगे। तो कह रहे हैं इन सभी सेक्टर्स में सहकारी कंपनियां तो बड़ी ही खतरनाक हैं। दे की वो होगी आर, फॉर्मिडेबल आप देख चुके हैं। कह रहा है एज मार्केट कंडीशंस आर इवॉल्विंग, कोऑपरेटिव्स इन स्टेट्स सच एज केरला हैव गॉट इनटू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। कह रहे जैसे जैसे मार्केट की कंडीशंस इवॉल्व हो रही हैं, जैसे जैसे बाजार आगे विकसित हो रहे हैं, कोऑपरेटिव कंपनियां जो हैं स्टेट्स में जैसे कि केरला में वो गेट इनटू हो गई हैं, वो अंदर घुस गई हैं, एंटर कर गई हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में, बहुत ही पेचीदा काम जो है काम में। तो मार्केट्स के साथ साथ में केरला के अंदर आप देखोगे तो कोऑपरेटिव बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम भी कर रहा है। अब देखो कैसे काम कर रहा है, रनिंग आईटी पार्क्स एंड मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ पे आपको सहकारी आईटी पार्क्स मिलेंगे और मेडिकल कॉलेजेस भी केरला में मिलेंगे। सहकारी है ना कोऑपरेटिव। मार्केट कंडीशंस की वर्ब है आर इवॉल्विंग, कोऑपरेटिव्स की वर्ब है हैव गॉट, कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पेचीदा। कह रहे मोर एवेन्यूज फॉर एक्सपेंशन सच एज इंश्योरेंस रिमेन अनटैप्ड एंड द रेगुलेटरी रिजीम मस्ट इवॉल्व इन स्टेप। कह रहे और भी ज़्यादा एवेन्यूज़, और भी ज़्यादा रास्ते, पाथ है ना, और किस चीज़ के एक्सपेंशन के, विकास करने के। जैसे कि पहला रास्ता है इंश्योरेंस। कह रहा है ऐसे और भी कई सारे रास्ते हैं ना इन कोऑपरेटिव्स के विकास के, वो अभी भी बने हुए हैं अनटैप्ड, अभी भी उनको हमने टैप नहीं किया, अनयूटिलाइज्ड हैं। और कह रहे हैं जो रेगुलेटरी रिजीम है, जो हमारा सुपरवाइजरी सिस्टम है, सरकार का निगरानी करने का सिस्टम है, उसको इवॉल्व होना होगा इन स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर, इसी तरीके से। तो कह रहा है आपको ये सारे काम भी कोऑपरेटिव से करवाने आने वाले टाइम में, ये सारे कामों में कोऑपरेटिव जो है इंश्योरेंस जैसे काम है, इसमें 1% भी अभी जो है फंक्शनल नहीं है। एवेन्यूज़ मतलब रास्ता, इसकी वर्ब है रिमेन, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। रिजीम की वर्ब है मस्ट इवॉल्व। रेगुलेटरी रिजीम का मतलब है रेगुलेशन करने वाला, सुपरविजन करने वाला सिस्टम, है ना, रिजीम मतलब सिस्टम। अनटैप्ड हर वो चीज़ है जिसको आपने टैप या यूटिलाइज नहीं किया है। अनटैप्ड मतलब अनयूटिलाइज्ड, जिसका भी फ़ायदा उठाना बाकी हो। बड़े आगे, बहुत सिंपल है यहाँ से। कह रहे द लीगल आर्किटेक्चर ऑफ द सेंटर बिगेन इवॉल्विंग सिंस 904 अंडर कॉलोनियल रूल and in 2002 the multi-state cooperative societies act was passed taking in account the challenges arising out of liberalization। कह रहे जो लीगल आर्किटेक्चर है, जो कानूनी ढांचा है, और किसका भाई, कोऑपरेटिव सेक्टर का। कह रहे ये ढांचा शुरू हो गया था इवॉल्व होना, ये ढांचा शुरू हो गया था विकसित होना 1904 से कॉलोनियल रूल के अंडर, जो ब्रिटिश रूल था उसके, जो ब्रिटिश शासन के अंदर 1904 में शुरू हो गया था कानूनी ढांचा इवॉल्व होना। और कह रहे 2002 में ना ये वाला एक्ट जो है पास किया गया था पैसिव वॉइस में। और कैसे पास किया गया था, टेक इनटू अकाउंट करते हुए, कंसीडर करते हुए उन चैलेंजेस को, चुनौतियों को जो अराइज आउट ऑफ हुई हैं, जो निकल करके आई हैं लिबरलाइजेशन से, उदारीकरण से। आप जानते हो 1990 के बाद भारत ने अपने बाज़ारों को खोला था, इसी वजह से भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। इसको, इस घटना को बोलते हैं हम लिबरलाइजेशन, है ना, उदारीकरण, हमारे बाज़ारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोलना। तो कह रहे लिबरलाइजेशन के बाद में जो चैलेंजेस आए, उसके लिए हमने 2002 में इस एक्ट को पास किया, कंसीडर करते हुए इन चैलेंजेस को। और अंग्रेज 1904 में पहले ही इसका कानूनी ढांचा रख चुके थे कोऑपरेटिव सेक्टर का। समझ गए। आर्किटेक्चर की वर्ब है बिगेन, मल्टी सेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की वर्ब है वाज पास्ड। टेकिंग इन अकाउंट को बोलते हैं हम कंसीडर करना, यहाँ पे आप कंसीडरिंग भी लिख सकते थे। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब इस एक्ट को पास किया गया था तब हम कंसीडर भी कर रहे थे उन चैलेंजेस को। दो काम एक साथ हो रहे थे, पहला काम मेन वर्ब, दूसरा काम वर्ब के एनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। चलिए आगे बढ़े। अराइज आउट ऑफ कॉम, इमर्ज फ्रॉम भी बोलते हैं। करेक्ट, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट कोऑपरेटिव फॉल इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेंटर विल हैव टू इनोवेट टू प्रोवाइड लीगल सैंक्टिटी फॉर द न्यू मिनिस्ट्री। अब बता रहा है सेंटर के सामने एक चैलेंज भी है। करेक्ट, कंसीडर करते हुए इस बात को, और किस चीज़ को, ये जो कोऑपरेटिव्स है ना, फॉल करते हैं स्टेट लिस्ट में। आप जानते हो 3 लिस्ट है हमारे पास, एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। तीनों लिस्टों के हिसाब से हमें पता लगता है कौन सा कानून सेंटर बनाएगा, स्टेट बनाएगा। कह रहा है इस चीज़ को कंसीडर करते हुए कि कोऑपरेटिव का जो कानून है स्टेट बनाने के हाथ में है, स्टेटों के हाथ में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस लिस्ट में है। कह रहा है सेंटर को करना पड़ेगा, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू,
किसी काम के लिए मजबूरी। कह रहा है सेंटर की मजबूरी हो जाएगी कि वो इनोवेट करे, कुछ नया करे, प्रोवाइड करने के लिए लीगल सैंक्टिटी को इस नई मिनिस्ट्री के लिए। तो कुछ नया करना पड़ेगा सेंटर को, कुछ नया रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट लिस्ट की जो है एक जो है सेक्टर के ऊपर सेंटर अपनी एक मिनिस्ट्री बना रहा है, सेंटर के ऊपर बैठा बैठा, है ना। समझ गए सेंटेंस को। सेंटर की वर्ब है विल हैव, कोऑपरेटिव्स की वर्ब है फॉल। जब सेंटर को विल हैव इनोवेट करना पड़ेगा तभी सेंटर को इस चीज़ को भी कंसिडर करना है, इस फैक्ट को भी, कि कोऑपरेटिव इस तरह के होते हैं। सैंक्टिटी का मतलब होता है लीगल अप्रूवल। देखो सैंक्टिटी का मतलब होता है हॉलीनेस, किसी चीज़ की पवित्रता। जब आप किसी को लीगल सैंक्टिटी देते हो किसी चीज़ को, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपने उसको लीगली पवित्र बना दिया, वो बाइंडिंग बन गया है, अप्रूवल आपको उसकी मिल गई है। लीगल सैंक्टिटी का मतलब होता है वैधानिक अप्रूवल, वैधानिक मंजूरी, है ना। कह रहा है सेपरेट मिनिस्ट्री कैन मार्शल द डिफ्यूज्ड कैपेसिटी ऑफ द सेक्टर हाउएवर। कह रहा है हालांकि एक सेपरेट मिनिस्ट्री जो है वो मार्शल कर सकती है, वो जुटा सकती है, मोबिलाइज कर सकती है छितरी हुई डिफ्यूज कैपेसिटी को इस सेक्टर की। हालांकि कह रहे ये अच्छा काम भी हो सकता है अगर सेंटर सब कुछ कर दे, एक नई मिनिस्ट्री आकर के सारा कोऑपरेटिव सेक्टर, कोई किसी स्टेट में है, कोई कहाँ पे है, सबको मार्शल कर देगी, सबको एक साथ मोबिलाइज कर देगी, जो कि बड़ा डिफ्यूज्ड है आज की डेट में, छितरा बितरा है। समझ रहे हो। मार्शल और मोबिलाइज वर्ड को देखना, लोगों को, चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, है ना। जब आपके पास 10 दोस्त हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है, एक दोस्त आया, दूसरा दोस्त नहीं आया, तीसरा आया, चौथे ने कल आने को बोला है, आपने क्या बोला भाई 10 के 10 मत आओ, लेकिन आज मुझे 5 दोस्त चाहिए और एक साथ चाहिए सबके सब। इसी काम को बोलते हैं मोबिलाइज करना या मार्शल करना, है ना। आपने सबको समन किया है, मोबिलाइज किया है, एक साथ वो जितने भी हैं इकट्ठे होकर के आपकी हेल्प करने आए हैं। सेपरेट मिनिस्ट्री इसी काम को करेगी, कोऑपरेटिव्स को एक साथ लेकर के आएगी। डिफ्यूज मैंने आपको बता दिया, छितरा बितरा, डिस्पर्स्ड हो, एक जगह कंसंट्रेटेड ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आर्टिकल बहुत सिंपल है, थोड़ा फास्ट प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। कह रहा दैट सेट दिस मूव विल टर्न डिजास्टर्स इफ द अटेम्प्ट इज टू अप्रोप्रिएट द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द सेक्टर विच इज सिग्निफिकेंट। अब बता रहे इस हरकत से क्या क्या नुकसान हो सकता है। कह रहा इतना कहने के बावजूद, दैट सेट, ये जो हमने ऊपर पूरी कहानी बोली, इस कहानी के बाद दैट सेट, कह रहे ये जो मूव है ये टर्न हो जाएगी डिजास्टर्स, ये अपने आप में तबाही वाली मूव बन जाएगी अगर जो अटैम्प्ट है वो किस चीज़ का, अप्रोप्रिएट करने का, छीन लेने का, पॉलिटिकल कैपिटल को, सियासी पूंजी को इस सेक्टर की, करे जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जो कि बहुत बड़ी भी है सियासी पूंजी। समझ गए ना। करे ये मूव अपने आप में बहुत, जो पूरे देश के लिए तूफान भरी होगी अगर सरकार ने इस अटैम्प्ट को इसलिए किया है कि इस सेक्टर की पॉलिटिकल कैपिटल को, राजनीतिक मुद्रा को ये छीनना चाहती है, उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। समझ गए ना। और जो कि अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ी भी है। अब समझो इस सेंटेंस को। दिस मूव विल टर्न इसकी वर्ब है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अटैम्प्ट की वर्ब है इज, विच आया है पॉलिटिकल कैपिटल के लिए, और विच की वर्ब है इज, है ना। पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब होता है सियासी मुद्रा, किस चीज़ के अंदर पॉलिटिकली कितना दम है, वो दम कहलाता है उस चीज़ की पॉलिटिकल कैपिटल। जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा था, है ना, जो है अयोध्या के मंदिर का, तो ये मुद्दे में बहुत पॉलिटिकल कैपिटल थी। इस मुद्दे को आप बड़े अच्छे से बना सकते हो, है ना, इसका फ़ायदा उठा सकते हो। हर वो चीज़ जिसका सियासी तौर पे फ़ायदा उठा सकें, उसकी इस खूबी को बोलते हैं उस चीज़ की पॉलिटिकल कैपिटल। तो इस कोऑपरेटिव सेक्टर में भी बहुत पॉलिटिकल कैपिटल है, कहना ये चाह रहा है। एप्रोप्रिएट करने का मतलब होता है सीज करना, टेक कंट्रोल करना, गेट होल्ड ऑफ करना, किसी चीज़ को अपने कब्जे में ले लेना। अगर सरकार इस काम को कर रही है तो ये बड़ा गलत होगा पॉलिटिकल कैपिटल को कब्जे में लेने का। थोड़ा सा अजीब सेंटेंस था, इसलिए टाइम लगा के समझा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। Correct, cooperatives are not meant to operate by the market logic of maximizing profits, but to share the benefits of all stakeholders equitably. ये बहुत गहरी लाइन है। कह रहा है कोऑपरेटिव कंपनियां जो है ना, सहकारी कंपनियां, वो meant to नहीं होती हैं, उनका एम नहीं होता है ऑपरेट करना मार्केट का जो लॉजिक है उसके हिसाब से, और जो लॉजिक है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने का। कोऑपरेटिव कंपनियां कभी भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम नहीं करती हैं, बल्कि वो काम किस लिए करती हैं कि शेयर करेंगे, जो भी कमाएंगे शेयर करेंगे उन बेनिफिट्स को, और किन के बीच, सभी दावेदारों के बीच में बराबरी से, इक्विटेबली। देखो कोऑपरेटिव सेक्टर की कंपनियां कैसे बनती हैं। जैसे कुछ किसानों ने सोचा
हमें खाद बहुत महंगी मिल रही है बाज़ारों से, हम अपनी खुद की खाद कंपनी बनाएंगे। उस कंपनी से जो भी पैसा आएगा उस पैसे से हम अपनी खाद खरीदेंगे, है ना, और वो कंपनी जो है दूसरे किसानों को देश के भी जो है सस्ते में खाद जो है उपलब्ध करवाएगी। यही खाद कंपनी कल को जान के बन गई इफ़को। कुछ किसानों ने, कुछ दूध वालों ने सोचा कि यार अपना दूध कैसे आसानी से बेच पाएँ कि हमें सही से इसका पैसा मिले। इन दूध वालों ने एक कंपनी बना दी, अपना दूध उस कंपनी में रखने लगे, वहीं से सारे देश में दूध सप्लाई होने लगा। वो कंपनी बन गई अमूल। तो कह रहा है ऐसी कोऑपरेटिव कंपनियां जो है ना वो सिर्फ आपसी सहकार के ऊपर काम करती हैं कि अपना प्रॉफिट को आपस में साझा करेंगे, ना कि बाजार के हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की तरफ अपना फोकस रखेंगे। अब आई थिंक ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे, है ना। कोऑपरेटिव्स की वर्ब है आर नॉट मेंट पैसिव वॉइस में, इक्विटेबली मतलब बराबरी, इन अ जस्ट मैनर। स्टेक होल्डर्स होते हैं दावेदार, है ना। कर दो नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, cooperatives have made significant contributions in poverty alleviation, food security, management of natural resources and environment। ये सारी इसकी खूबियों को बता रहा है। कह रहा है हालांकि यूनिफॉर्म नहीं है पूरे इंडिया में, हर स्टेट में कहीं पे कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा है, कहीं पे बहुत छोटा है। कह रहा है हालांकि एक जैसा नहीं है पूरे इंडिया में, फिर भी ये कोऑपरेटिव सेक्टर है ना, इसने मेक किया है बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन को। एक तो पॉवर्टी एलिवेशन में, गरीबी को हटाने में, फूड सिक्योरिटी में, और मैनेजमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट की, इन सब सेक्टर्स में कोऑपरेटिव सहकार सेक्टर बड़े अच्छे से काम करता आया है। समझ गए। कोऑपरेटिव्स की वर्ब है हैव मेड, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सारे देश में एक जैसा है नहीं है। पॉवर्टी एलिवेशन मतलब पॉवर्टी को कम करना। देखिए एलिविएशन, एमिलरेट, डी इंटेंसीफाई, ये सभी के सभी एलिविएट के सिनोनिम है, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करने के सिनोनिम है। अगर आप पॉवर्टी को, गरीबी को एलिविएट कर रहे हो मतलब गरीबी को कम कर रहे हो, देश से हटा रहे हो, है ना, पॉवर्टी एलिविएशन। करेक्ट, ट्रू। द सेक्टर हैज़ बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रोनेज एंड पिल्फरेज। अब बता रहा है इसकी खामियाँ। कह रहा है ये बात भी सच है, ट्रू। ये जो सेक्टर है ना ये बन चुका है एक इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया, एक तो पैट्रोनेज का, एक तो भाई भतीजावाद का, दूसरा चोरी का, पिल्फरेज का। यहाँ पे कोई सरकारी ऑडिट होती नहीं है ना, कोऑपरेटिव सेक्टर ऐसा ही है। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी, आपकी नीयत ख़राब है, अपने भतीजे को आप लगवा दोगे कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी और साथ में बैंक से चोरी भी करोगे पैसा। तो कह रहे हैं ये सेक्टर इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है हमारे देश में, बात सच है। अब देखने वाले वर्ड्स, पिल्फरेज, लार्सनी, स्टीलिंग, थेफ्ट, सब वर्ड्स आप देख चुके हो, चोरी को बताते हैं। पैट्रन आप वर्ड जानते हो, पैट्रोनाइज करना, उसी से हमने पैट्रोनेज नाम का नाउन बनाया हुआ है। भाई भतीजावाद करना, किसी को सपोर्ट करना बिना बात, है ना, अपने भतीजे को नौकरी लगवा देना, पैट्रोनेज कहलाता है। कह रहा मैनेजमेंट एंड करप्शन डिस्ट्रॉयड द सेक्टर इन सम स्टेट्स। कह रहे मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट और करप्शन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है इस सेक्टर को कई स्टेट्स के अंदर। अब वो बताएगा कैसे। कह रहे द पोटेंसी ऑफ कोऑपरेटिव्स एज एन apparatus ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल इज पर्सनली नोन टू मिस्टर इंचार्ज अमित शाह, वंस प्रेसिडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। कह रहे जो पोटेंसी है, जो ताकत है, जो पोटेंशियल है, जो पावर है, और किसकी, सरकारी कंपनियों की, और किस तौर पे, एक सिस्टम के तौर पे, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, अपरेटस के तौर पे, और किसका, सियासी कंट्रोल का, राजनीतिक जो है कंट्रोल का। कह रहे इसका सियासी कंट्रोल का जो पोटेंसी है ना, जो पावर है, ये पर्सनली मालूम है, नॉन है मिनिस्टर इंचार्ज को, अमित शाह को, जो कि इस सहकार मंत्रालय का मिनिस्टर इंचार्ज बना है। कह रहे जो एक बार प्रेसिडेंट भी थे एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के। तो ये अच्छे से जानते हैं कोऑपरेटिव के जरिए कैसे जो है इस सेक्टर के जरिए आप चुनावों में वोट भी पा सकते हो। ये आगे बताएगा कैसे वोट मिलते हैं ना, कोऑपरेटिव सेक्टर को मैनिपुलेट करके। पोटेंसी नाउन है, सब्जेक्ट है, आपकी वर्ब है इसकी इज पर्सनली नोन। अपरेटस का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, सिस्टम। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे बिसाइड्स serving localities and segments that markets must ignore, cooperatives are also effective in mediating politics at the local level outside of the parliamentary system। अब ये बता रहे हैं पॉलिटिकली कैसे गेन मिलता है इस कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए। कह रहे साथ ही साथ सर्व करने के लोकेलिटीज़ को और सेगमेंट्स को जो कि मार्केट इग्नोर करती है। कोऑपरेटिव सेक्टर उन लोगों को अपनी सेवाएं देता है जिनको जो है मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी सेवाएं देने से कतराती हैं। कह रहा है इस काम को करने के साथ ही कोऑपरेटिव है ना, इस काम में भी इफेक्टिव हैं, असरदार हैं, मीडिएट करने में, पॉलिटिक्स को बीच बचौलिया बनने में। मीडिएट करना मतलब एजेंट बनना, बीच बचौलिया बनने में पॉलिटिक्स का, लोकल लेवल पे, और किसके बाहर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाहर। आपको पता है देश में चुनाव कई जो है लेवल्स पे होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाहर भी चुनाव होता है लोकल बॉडीज़ का, सरपंच का, जिला पंचायत का, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
वैसे तो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका पूरा सिस्टम अलग है लोकल बॉडीज़ का, है ना। लोकल बॉडीज़ पे सरकार का कंट्रोल बहुत कम होता है। यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए सरकार अपना कंट्रोल कर सकती है। कोऑपरेटिव कंपनी के अगर कर्मचारियों को बोल दे हमारी पार्टी के लोगों को आपको वोट डालना है, हज़ारों लाखों की तादाद में वोट इकट्ठे हो जाएंगे। तो कह रहा है ऐसी जगह सरकार जो है कोऑपरेटिव सेक्टर का फ़ायदा उठाती है, मीडिएट करवा के, इसको एजेंट बना के। समझ गए। मार्केट्स की वर्ब है मस्ट इग्नोर, कोऑपरेटिव्स की वर्ब है आर। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, साथ ही साथ भी इसको बोलते हैं। इसके आगे एस ज़रूर लगाएं। बिसाइड को बिना एस के लगाए तो उसका मतलब है बाजू में, मेरी साइड में कोई बैठा है बिसाइड, है ना, वो अलग वर्ड है। करेक्ट। डिस्पाइट रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द आरबीआई एंड द स्टेट्स देयर इज कंसिडरेबल ऑटोनॉमी फॉर द सेक्टर विच इज ऑफ्टन मिसयूज्ड। करेक्ट। डिस्पाइट बावजूद रेगुलेटरी ओवरसाइट के, रेगुलेटरी तौर पे निगरानी के आरबीआई और स्टेट्स की तरफ से, कह रहा है बावजूद इस सारी काम के, सारी निगरानी के, बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल ऑटोनॉमी है, बहुत ही कंसिडरेबल, बहुत ही सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंस है इस सेक्टर के लिए, जो कि अक्सर मिसयूज़ की जाती है, जिसका अक्सर बहुत बुरे से इस्तेमाल होता है। समझ गए ना। तो कह रहे कितनी भी ओवरसाइट कर लो फिर भी इंडिपेंडेंस इस सेक्टर में रहेगी और उसका इस्तेमाल कोई भी गलत तरीके से कर ही पाएगा। ऑटोनॉमी की वर्ड है इज़, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, आपको पता है वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखा होता है, सब्जेक्ट ऑटोनॉमी वर्ब होगी इज़। कंसिडरेबल मतलब बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, जिसको आप इग्नोर ना कर पाएँ। विच की वर्ब है इज़ ऑफन मिसयूज्ड, किस में है भाई, ये है आपका पैसिव वॉइस के अंदर। कह रहा द रेमेडी इज़ नॉट एन ओवर आर्किंग मिनिस्ट्री एंड डिक्टेट्स फ्रॉम दिल्ली। कह रहा है इस पूरी चीज़ का जो इलाज है, इस पूरी घटना की जो रेमेडी है, जो क्योर है, जो सोल्यूशन है, वो एक ओवर आर्किंग मिनिस्ट्री या डिक्टेट नहीं है जो है दिल्ली से। ओवर आर्किंग का मतलब है डोमिनेटिंग, पैट्रोनाइज करने वाली, अपने दायरे में लेने वाली, है ना। तो कह रहा है इसका इलाज ये नहीं है कि आप एक मिनिस्ट्री बना दो जो कि सरकार की तरफ से ओवर आर्क करे, डोमिनेट करे इस सेक्टर को, और डिक्टेट निकाल दो दिल्ली से, ऐसे ऑर्डर्स निकाल दो जो बहुत हार्श हैं और जो बहुत अनपॉपुलर हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, सहयोग से करना है, जो भी करना है लोगों से पूछ करके इस मिनिस्ट्री को आपको ऑपरेट करवाना चाहिए। समझ गए। रेमेडी की वर्ब है इज़, ओवर आर्किंग मैंने आपको बता दिया, डोमिनेट करे, जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करे। डिक्टेट होता है ऐसा ऑर्डर जो बड़ा हार्श या अनपॉपुलर हो। कह रहा है द प्रीमाइस ऑफ ए कोऑपरेटिव इज़ दैट डिसीजंस आर मेड बाय दोज अफेक्टेड बाय देम। इस आवाज़ से मैं खुद इतना परेशान हूँ, मुझे लग रहा होगा आप भी हो रहे होगे, पर एक दिन एडजस्ट करना है यार, है ना। कह रहा है जो प्रीमाइस है, ये जो पूरा का पूरा, प्रीमाइस का मतलब होता है आधार, किसी चीज़ का हाइपोथेसिस, किसी चीज़ के जो है बेस के अंदर जो आइडिया होता है। कह रहा है जो बेसिक आइडिया जो है, जो आधार है एक कोऑपरेटिव का, एक सहकारी कंपनी का, इज़ दैट, वो ये है कि डिसीजन जो हैं वो मेक किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो इनसे अफेक्टेड हो। कोऑपरेटिव में वही लोग डिसीजन लेंगे जो कोऑपरेटिव को शुरू करेंगे, क्योंकि सहकारी कंपनियां जो लोग शुरू करते हैं वो उन्हीं को सर्व करने का काम करती है जनरली, है ना। तो अगर किसानों का कोऑपरेटिव है तो किसान ही डिसीजन लें उसमें, ऐसा नहीं है कोई साहूकार आकर के उसमें बताए क्या होना चाहिए। कह रहा है यही प्रीमाइस होता है एक कोऑपरेटिव का। प्रीमाइस की वर्ब है इस, डिसीजंस की वर्ब है आर, अफेक्टेड का मतलब प्रभावित, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्त के लिए, है ना। प्रीमाइस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये प्रीमाइस एक ऐसा खास वर्ड है जिसके आगे एस लगेगा तो इस वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा। जनरली एप्पल के आगे एस लगाओगे तो बहुत सारे एप्पल हो जाएंगे, है ना, प्लूरल बना दोगे, मीनिंग नहीं बदलेगा, एप्पल का एप्पल ही रहेगा, चाहे आप एस लगाओ चाहे ना लगाओ। लेकिन प्रीमाइस एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल बनते ही इसका मीनिंग बदल जाता है। सभी लोग से पूछूंगा, आप लोगों को आना भी चाहिए, फटाफट से इसको बताएं कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को याद है। ऐसे कम से कम 10 वर्ड्स मैं आपको करवा चुका हूँ जिनके आगे एस लगते ही उनका मीनिंग बदल जाता है। सब लोग अपने नोट्स को खोल करके देखें। कह रहा है द केस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी in the sector is strong. That goal must be pursued only by scaring the very soul of the sector, but by एडवांसिंग द कोऑपरेटिव स्पिरिट। कह रहे जो केस है, जो मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का, पारदर्शिता और कुशलता का इस सेक्टर में, वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। सरकार बोल रही है ना पारदर्शिता नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, कह रहे ये बात सरकार की बहुत सच्ची है। इन दोनों चीज़ों को लाने का जो केस है ना सरकार का, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। कह रहा है ये जो गोल है ना, ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, पर इसको परस्यू किया जाना चाहिए, ना कि स्केयर करके इस खास अंतरात्मा को इस सेक्टर की। इस सेक्टर की अंतरात्मा यही है कि किसानों का कोऑपरेटिव किसानों के लिए काम करेगा। कह रहा है इस अंतरात्मा को स्केयर करके काम को हमें नहीं करना है, बल्कि एडवांस करके करना है, आगे बढ़ा के करना है कोऑपरेटिव स्पिरिट को। आप भलाई भलाई में ही किसानों के कोऑपरेटिव को जमींदारों का कोऑपरेटिव बना दोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। चाहे आप भलाई का काम कर रहे हो, लेकिन ये वास्तव में किसानों के लिए ख़राब काम है। समझ गए ना। तो ये काम को आपको वेरी सोल को स्केयर नहीं करना है किसी भी कोऑपरेटिव की।
देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज़, केस की वर्ब है इज, गोल की वर्ब है मस्ट बी परस्यूड, पैसिव वॉइस में स्केयर करना मतलब डराना, इंटिमिडेट करना। वेरी सोल नाम के नाउन से पहले आया, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वेरी एक एडवर्ब भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव फॉर्म में इसके दो मीनिंग होते हैं, प्रिसाइज या एग्जैक्ट सेम। देखो कैसे, माई हाउस इज़ लोकेटेड एट द वेरी सेंटर ऑफ द सिटी। मेरा हाउस सिटी के बिल्कुल सेंटर पे है। आप जो है नक्शे पे देख करके आ जाओ, जीपीएस लगा करके, जैसे ही सिटी के सेंटर पे पहुंचोगे द वेरी सेंटर पे मेरा हाउस आपको मिलेगा। समझ गए ना? तो एग्जैक्ट सेंटर पे वेरी बताना चाह रहा है यहाँ पे ये। और वैसे शी इज़ द वेरी गर्ल होम या दैट आई मेट ऑन द बस स्टॉप यस्टरडे। ये वही सेम गर्ल है, ये वही एग्जैक्ट लड़की है, ये वही वेरी गर्ल है जिसको मैं कल बस स्टॉप पे मिला था। समझ गए? तो वेरी को हम ऐसे यूज़ करते हैं। ध्यान देना, द वेरी के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट आता है, हु हुम विच कभी भी यूज़ ना करें। शी इज़ द वेरी गर्ल दैट आई मेट ऑन द बस स्टॉप यस्टरडे। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। द वेरी जब भी आप देखें एज एन एडजेक्टिव एक नाउन से पहले, तो समझ जाएं रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। हम यहाँ पे एक डिफाइन करना चाह रहे हैं लड़की को, विच या हु लगाने से काम चलेगा नहीं ऐसे केस में। चलिए, कह रहे द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी ए कैटलिस्ट बट इट मस्ट नॉट फैशन इटसेल्फ एज ए कमांड अथॉरिटी। कह रहे नई मिनिस्ट्री वास्तव में हो सकती है कैटलिस्ट, वास्तव में हो सकती है एक स्टिमुलेंट, एक एनकरेज करने वाला, लेकिन इसको नहीं ढालना चाहिए, फैशन नहीं करना चाहिए अपने आप को। और कैसे? एक कमांड अथॉरिटी के तौर पे, एक ऐसी अथॉरिटी जो आपको कमांड दे, है ना? तो बढ़ावा देने का काम करना है आपको, अपने आप जो है ऑर्डर पास ऑन नहीं करने। इस मिनिस्ट्री को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मिनिस्ट्री की वर्ब है कुड इंडीड बी, इट की वर्ब है मस्ट नॉट फैशन। फैशन आप जान गए हो, किसी चीज़ को आकार देना, इसको अपने आप को आकार नहीं देना है कमांडिंग अथॉरिटी का। फैशन इटसेल्फ, अपने आप को ऐसा नहीं करना है। चलिए फटाफट से बढ़ेंगे आज के क्विज पे। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, इस काम की वजह से मैंने बहुत वेट किया कि ये लोग कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बीच में रोकें तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, है ना? पर ये रोक ही नहीं रहे। ये आपका क्विज़ है। सभी वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको करवाए थे वही के वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। कंसोलिडेट, अप्रोप्रिएट, रिडीम, ये वर्ड क्या काम करते हैं, 1/3 कहाँ पे एस लेगा, 3/4 में एस लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, है ना? ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हैं वही के वही आपको फिर से अप्लाई करने हैं। यहाँ पे आपको 1/3 3/4 की वर्ब कैसे देनी है, किसके हिसाब से आएगी। अच्छा, नेवर की पोजीशन क्या होती है? एज एन एडवर्ब, मेन वर्ब से पहले होती है, बिन से पहले होती है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में होती है ना? ये पूरे कॉन्सेप्ट। लास्ट में आपको वेरी के बाद में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। पूरे मन से देखा है तो 5 में से कम 4 नंबर आपको मिलेंगे। फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के मैं अपने आंसर्स को पोस्ट कर रहा हूँ। ये आपका डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है। दोनों ही स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए अपना डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन का आंसर लिखें 3 सेंटेंस में। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का होना कितना जस्टिफाइड है ना? आंसर मैं भी लिख रहा हूँ, मेरा वाले भी चेक किया करो। फर्स्ट कमेंट में मैं भी टाइप करके रखता हूँ। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। अंटिल देन, साइनिंग आउट।